क्लास 8 का चैप्टर हिस्ट्री बुक का चैप्टर 1 है और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसका पार्ट 2 जो है। इससे पहले हम लोग देखें कि व्हेन एंड हाउ एंड वेयर या कैसे हुआ, व्हाट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग अब ये चर्चा करेंगे इस बुक में, अभी इस वीडियो में, कि पीरियोडाइजेशन कैसे हुआ। पीरियोडाइजेशन मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। आप देखे होंगे क्लास 6 में आप पढ़े होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 7 में आपने देखा होगा मिडाइवल हिस्ट्री, और अभी इस क्लास 8 में देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये इसी को हम लोग पीरियडाइजेशन कहते हैं, पीरियड के अनुसार बांट देते हैं। तब क्वेश्चन उठता है, जब अंग्रेज जब आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आया था 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, वो भी 31 दिसंबर। आगे इसी बुक में हम लोग देखेंगे 31 दिसंबर 1600 एडी में जो क्वीन एलिजाबेथ है एक जो सेटअप लॉ लाती है और वहाँ से उसको पास कराती है। तो उसी तरह से ये सेटअप हुआ था 1600 में। तो उस समय के बाद के पीरियड जब वो इंडिया आया तो हम लोग वहाँ से कॉलोनियल पीरियड करते हैं। तो आगे इसी वीडियो में देखेंगे, आज अंतिम वीडियो ये, कि कॉलोनियल पीरियड क्या है। तो अब इसको शुरुआत देखते हैं कि पीरियडाइजेशन कैसे हुआ। माने हम लोग जब अभी देख रहे हैं कि मिडाइवल पीरियड था 750 से लेकर 1750 तक, उसके बाद का जो पीरियड है। लेकिन इसी पीरियड में देख रहे हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ गई और बहुत से यूरोपियन कंट्री, और आपको पहला ही पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा आ गया था इंडिया, जो कि पुर्तगाल से था और वो कालीकट पहुंचा था सी रूट के रास्ते। तो यहाँ जब 1498 से भी हम लोग कह सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड आ रहा है, तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो हाउ डू वी पीरियोडाइज, तो कैसे बांटेंगे। तो जेम्स मिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है, 3 चीज़ समझना है कि जेम्स मिल जो था, जो अगर हम लोग कॉलोनियल पीरियड को पढ़ते हैं 1750 एडी से पढ़ते हैं, तो जेम्स मिल जो कि स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर था, पब्लिश 3 वॉल्यूम वर्क, वो 3 वॉल्यूम निकाला एक बुक का, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये देख रहे हैं कि ये कहाँ का, स्कॉटलैंड का है, और स्कॉटलैंड का उसने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817 में। अब इस बुक में उन्होंने क्या कहा, ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री को उसने 3 पार्ट में बांटा। अगर हम लोग ऐसे अभी देख रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पढ़ रहा है, लेकिन उसने इस 3 पीरियड को बांटा जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 3 पीरियड याद रखिएगा। जेम्स मिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब आगे देखते हैं कि मिल थॉट, मिल ऐसा क्या किया, जेम्स मिल क्या किया। तो जेम्स मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वेयर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन होने के जो एशियन कंट्रीज़ है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो, उसको सिविलाइजेशन जो है ब्रिटिश जैसा नहीं है, यूरोपियन कंट्री जैसा नहीं है, देन यूरोप। इसलिए यहाँ समझने होगा मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वेयर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, उसको रहने नहीं आता, सभ्यता नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, देन यूरोप। लेकिन सम हिस्ट्रियन, कुछ इतिहासकार जो हैं, खासकर भारत हिस्ट्री को, जो इंडियन हिस्ट्री को, वो बांटते जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। और हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, मिडाइवल 7 में पढ़ चुके हैं, और इस क्लास में हम लोग 8 में मॉडर्न पढ़ेंगे। मेनी हिस्टोरियन देयर फॉर रेफर, मतलब इस पीरियड को टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। अब हम पहले ही बताया कि कॉलोनियल पीरियड क्या चीज़ है। तो व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल पीरियड है क्या। तो द ब्रिटिश कैम टू इंडिया एज ए ट्रेडर, कि जैसे ही हम बताया कि उसका पहले नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में आया था 1600 में, ये सेटअप हुआ था 31 दिसंबर को। तो ये आया था ट्रेड करने, बिजनेस करने। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेबलाइज देमसेल्फ एज द कॉन्कर्स, मैंने जीतना बाई सब्जुगेटिंग, मिलाना हो गया, किसको इसको मिलाने लग गया, जो लोकल राजा था, नवाब था। आगे हम लोग देखेंगे जहांगीर जो था, अगर क्लास 7 में पढ़ेंगे तो उसने फरमान जारी कर दिया था कि वो बिजनेस कर सकता है। फिर वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी है, उससे पहले देखेंगे आपने इसके बारे में पढ़ा था, और फिर उसका बैटल ऑफ बक्सर देखे होंगे, तो वहाँ पर देख रहे होंगे। तो उसी तरह से वो शुरुआत में बिजनेस करने आया था, कि देमसेल्फ एट द, मैंने एज ए ट्रेडर, एक बिजनेसमैन का आया था, लेकिन लोकल राजा और नवाब के साथ मिलकर अपना जो क्षेत्र बढ़ाते गया। देन दे कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, फिर वो
पैसा में ध्यान देने लगा, समाज में कंट्रोल करने लगा। बहुत सारे इंडियन जो सिस्टम थे, जो सोशल सिस्टम थे, चाहे सती सिस्टम हो, तो उसको उन्होंने ख़त्म किया। फिर रेवेन्यू, पैसा कलेक्ट करने लगा टू मीट देयर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू क्यों उस कलेक्शन करने लगा, टैक्स लगाने लगा कि जो उसको खर्चा को पूरा करने के लिए। द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस ब्राउट अबाउट द सब्जेगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर इज कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन किसको कहते हैं, याद है, अगर डिफिनेशन कोई पूछेगा तो द दिस व्हाट इज़ कॉलोनियल और कॉलोनाइजेशन क्या चीज़ है, तो ये हो गया कि पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज ब्राउट अबाउट द सब्जेक्शन ऑफ वन कंट्री, मिलाकर करता है तो इसको कॉलोनाइजेशन कहता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि हाउ डू वी नो कि कैसे हम जानेंगे उस पीरियड को। तो हम लोग इससे पहले देखते थे आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेस या सोर्सेस देखते थे। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हमको यहाँ नहीं ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ताजमहल अगर कोई बनाया हुआ है तो वो प्रेजेंट है ताजमहल वहाँ पर। फिर अगर कुछ माने कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाया तो वो भी हम देख सकते हैं जाके खुद उसका, कि उसका एविडेंस माने सबूत की ज़रूरत नहीं है। या माने कि इंडिया गेट बना हुआ है, तो इस तरह को हम लोग देख रहे हैं। तो लगभग अगर हम मान के चल रहे हैं कि 1750 और आज 2020 हो रहा है, अगर इसको माइनस करिएगा तो 70 माने कि यहाँ से आ रहा है लगभग 170 साल आ रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि अगर पिछला हम लोग 1600 से देखते हैं, 1600 लेकर देखते हैं या उसके आगे देखते हैं, तो 1600 भी देखेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं कि 250 साल का जो इंडियन हिस्ट्री है, तो उसके बारे में क्या क्या हम लोग जानेंगे, यानी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, अब है सबसे पहला सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या चीज़ है कि हर जगह ब्रिटिश जो मेंटेन था ऑफिस रिकॉर्ड, जो भी लेटर गया या कुछ फरमान जारी किया, ऑल ऑफ द मेजर, चाहे बड़ा हो चाहे माइनर डिसीजन हो, पॉलिसी या पॉलिसीज हो, नीति हो, ट्रीटी हो, संधि हो, ट्रीटी माने, या एग्रीमेंट, समझौता हो, डैट प्रोवाइड एज द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन, माने कि एकदम सही सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, स्रोत पाने का, कि उसमें क्या क्या होता था ऑफिस रिकॉर्ड। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके बुक में थोड़ा सा कि बुक में क्या दिया है। तो यहाँ समझना होगा कि इसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड्स, तो यहाँ समझना है कि इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या क्या था। तो ये तो कंट्रीब्यूशन था, चाहे रिपोर्ट हो। तो ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ड एट ऑल इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें कि जितने ब्रिटिश ये क्या सोचा, तो ब्रिटिश ये भी समझा कि महसूस किया कि ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो लेटर हो या फिर कोई भी चीज़, फरमान हो, ट्रीटी हो, संधि हो या फिर एग्रीमेंट हो, लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, कि उसको अच्छा से रखना है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स, इसलिए उसने हर जगह पर एक रिकॉर्ड रूम बनाया, जिसको स्ट्रॉन्ग रूम आज कहा जाता है। अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, चाहे वो विलेज में तहसीलदार ऑफिस में हो रिकॉर्ड रूम, या फिर कलेक्ट्रेट, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है, संग्रहालय होता है जहाँ डीएम या डीसी बैठते हैं, उसका ऑफिस हो, या कमिश्नर्स ऑफिस हो, या मैंने एक जो कमिश्नर्स होता है, जैसे अगर आप हो सकता है कि जैसे मैंने एक 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक कमीशन होता है, तो कमिश्नरी ऑफिस में हो, या फिर प्रोविंशियल, उस समय स्टेट होते थे तो उसको सेक्रेटरीट हो, जो आपके राज्य में एक सेक्रेटरीट या सचिवालय वहाँ हो, या फिर लॉ कोर्ट हो, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम, उसमें एक रिकॉर्ड रूम अंग्रेजों ने बनाया। और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चिव, और वहाँ पर एक आर्चिव जहाँ पर लेटर पत्र अच्छा से रखा था, या फिर म्यूजियम जो उस समय का सामान है उसको प्रिजर्व करके रिकॉर्ड को अच्छा से रखा जाए। लेटर एंड मेमोराइज that moved from one branch to of the administration to the another in early year of the 19th century, अगर कोई भी पत्र या कोई जो लिखा हुआ किसी दूसरा ब्रांच का कैन स्टिल बी रीड इन आर्चिव, कि उसको आर्चिव जहाँ रखा है तो वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको क्या करना होगा, तो यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिवेट, कि आप भी जाके वहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड्स है, किसी के बारे में पता कर सकते हैं। इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th century दीज डॉक्यूमेंट्स वेयर केयरफुली, आर्चिव से आपको देखने नहीं मिलता था, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कॉपी क्या करता था, कॉपी लिख दिया था, ब्यूटीफुल रिटन बाय कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी मतलब कौन है कि जो स्पेशलाइज होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, तो कैलियोग्राफी होता था कि दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग नोन एज द कैलियोग्राफी। तो बाय द उसको रखा था मिडिल ऑफ द 19th century विद द स्पेशल ऑफ द प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड, उसको अलग कॉपी कर दिया जाता था, हर डिपार्टमेंट उसको रखा जाता था। जैसे ये दिल्ली का 1920s में नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया जो दिल्ली में बनाया गया, व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ड, जब आगे देखेंगे इसी बुक में कि न्यू दिल्ली कब शिफ्ट हुआ, 1914 में शिफ्ट हुआ कि 1911 में शिफ्ट हुआ, लेकिन देखेंगे लुटियंस ने न्यू दिल्ली को बनाया। तो नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चिव आर बोथ लोकेटेड क्लोज होता है बेकरेल पैलेस, मैंने महल के पास रखा गया,
और लोकेशन वहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगा। तो इसको हम लोग देखें समझें। अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि नोट्स में कि इसी को जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है इसको रखा जाता है आर्चिव्स में, या मतलब कि रिकॉर्ड ऑफिसर जो रूप स्ट्रॉन्ग रूप में। अब लिटरेरी सोर्सेज क्या है, जैसे उसमें न्यूज़पेपर छपते थे, मैगजीन छपते थे, नोवेल उपन्यास छपते थे, या फिर नाटक होते थे, जर्नल होते थे। जर्नल होता था ईयरली भी हो सकता था, हाफ ईयरली भी हो सकता था, डायरी किसने लिखा, या पेंटिंग कोई हुआ, या फोटोग्राफी हुआ, या मैप हुआ, स्टेटस हुआ, ये सब भी एक माने कि समाज का या फिर धरोहर हुआ, लिटरेरी सोर्सेज था, पढ़ा लिखा। अब है कि सर्वे, उस समय क्या होता था, अंग्रेज किसी नए जगह के लिए सर्वे कराता था। आप देखें कि अलीपुर जो भी बना इसी सर्वे में, या फिर भागलपुर बिहार में है सेतुट का संस्थापन कराया झारखंड में, तो वो भी इसी में बना, या फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो सर्वे हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो द ब्रिटिश रूटनली कंडक्टेड द सर्वेस ऑफ द लैंड फॉर्म, कि चाहे ज़मीन का हो, पीपुल का हो, विलेज का हो, टाउन्स का हो, एंड कोस्टल रीजन्स का, टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ये सर्वे और सेंसस जो था हर 10 साल में होता था, जनसंख्या कितना जनसंख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग देख रहे हैं जो अंग्रेज़ द्वारा लिखा गया है, तो हो सकता है कि अथेंटिक हम नहीं माने, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं दे डू नॉट नो लाइट ऑफ द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल, कि वो आदमी के बारे में नहीं लिखा। अब इम्पॉर्टेंट देखेंगे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देयर इज इन आर्चिव, जैसे हम बताया, कॉल्ड इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड इन ब्रिटिश लाइब्रेरी विच हैज़ रिकॉर्ड, कि वहाँ क्या क्या रिकॉर्ड होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिकॉर्ड होता था आर्चिव में 1600 से लेकर 1853 तक, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ बोर्ड कमिश्नर ऑफ द अफेयर ऑफ इंडिया 1784 से लेकर 1850 तक कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, और इंडियन ऑफिस जो 1856 से 58 से 1947। अब यहाँ पर क्वेश्चंस है, इसको क्वेश्चंस को आप देखिए, इसको पॉज करके इसको आंसर देने करिए कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। और इसको मैंने जैसे जेम्स पहला है कि जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, यहाँ क्रिश्चियन लिखा हुआ, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लिखा हुआ है, तो ये गलत होगा, यहाँ पर ब्रिटेन होना चाहिए था, तो यानी फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। इस तरह से इसको आप करिए। अगर किसी का आंसर कहीं डाउट है तो इसको मैसेज करिए, उसका आंसर दिया जाएगा। फिर फिल इन दी ब्लैंक्स है, फिल इन दी ब्लैंक्स को भी आप इसको लिखिए कि फिल इन दी ब्लैंक्स क्या है, कि स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश 3 वॉल्यूम वर्क, तो ये कौन क्या था, तो आप देख रहे हैं कि जस्ट अभी बताया कि जेम्स मिल है। तो यहाँ से इसको जो 5 है, पाँचों को यहाँ पर भरिए, और भरने के बाद इसको अगर कहीं डाउट है तो इसको मैसेज बॉक्स में डालिए, फिर उसको आंसर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसर द फ्लोइंग, कि व्हाट इज पीरियडाइजेशन, पीरियडाइजेशन क्या है, हु आर कैलोग्राफिस्ट, कौन कैलोग्राफिस्ट था, व्हाट डू न्यू अबाउट द क्रोनिज्म, क्रोनिज्म क्या है, फिर व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, क्यों डिजर्व करता था, एंड व्हाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद डेट्स, हिस्ट्री विद डेट्स का क्या होता है। तो इसका आंसर लिखे, कहीं कोई डाटा हो तो मैसेज में डालिएगा। तो ये चैप्टर खत्म होता है।